हमने एक समान कानून की बात भी की है। डॉक्टर मुखर्जी का वो एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा क्यों होना चाहिए? भाइयों बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर स्वागत है, अभिनंदन है। न्याय भारती अर्थात न्याय की वाणी। भाइयों बहनों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य जो है वो विधि के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण करना है। हमारा ऐसा मानना है और सब इससे सहमत है कि जो है विधि का पालन करने वाला व्यक्ति जो है वो एक सकारात्मकता के मार्ग पर होता है। जो सकारात्मकता के मार्ग पर होता है वो विधि का पालन करता है। तो हम विधि के माध्यम से, क्योंकि विधित्व जो है वो एक राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए है, और राष्ट्रीय चरित्र की जब निर्माण की बात होती है तो नागरिकों के चरित्र की बात होती है। तो जो है विधि जो है हमारे को किस प्रकार हमारे व्यक्तित्व निर्माण में जो है वो मार्गदर्शन करती है, उसके कुछ टिप्स हम जो है अपने प्रोग्राम में आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि आप लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A है ना, 51A सब क्लास H में जो दे रखा है वो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं टू प्रमोट इट शेल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। क्या ड्यूटी होगी? टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट, ओके, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये हमको जो है मतलब रेशनैलिटी की बात की ड्यूटी याद दिलाते हैं। ये हमें ह्यूमनिज्म की, हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट की, और हर बात में मतलब जो है उसमें हमको स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, मतलब हमको प्रश्न करने की जो है एक आदत होना चाहिए। हमको सुधार, अगर हम कहीं गलती पे हैं तो एक सुधार की भी हमें एक सेंस, एक स्पिरिट होना चाहिए। ये जो है हमारी ड्यूटी है कि हम खुद भी इसका पालन करें और दूसरों को भी जो है इस ड्यूटी के पालन के लिए प्रेरित करें। तो ये हमारे एक आदर्श जो है चरित्र के निर्माण में सहायक होगा। और जब आदर्श चरित्र में आदर्श मनुष्य की बात होती है तो ये बात तो हो गई कैसे मतलब जो है विधि के जो है वो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। तो अब हम आते हैं, जो हमारा आज का विषय जो है वो है UCC, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। भाइयों बहनों, अभी जो है मध्य प्रदेश राज्य ने जो है वो, मध्य प्रदेश विधानसभा ने जो है वो UCC को पारित किया है, और अभी शायद वर्तमान में जो है वो गवर्नर के पास है। और चूँकि ये एक ऐसे विषय पर है UCC पर, मतलब तो ये शायद जो है वो राष्ट्रपति के पास जो है असेंट के लिए भी ये बिल जाएगा। तो अभी ये बिल की स्टेज पे ही है, अभी कानून नहीं बना है। तो वैसे जो है आपके मतलब जो है आपका उत्तराखंड राज्य है, आपके गुजरात है, आसाम है, ये राज्य जो है UCC बना चुके हैं। और जो है अब हम जो है असल में इस विषय पर, UCC पर जो है, UCC की जो संवैधानिकता है कि अगर इसको मतलब हम ये देखना चाहते हैं, इसका एक संवैधानिक परीक्षण करना चाहते हैं क्या कि ये जो है हम जो है ये संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। मतलब हम जो अलग अलग स्टेट्स जो है ये जो जिन्होंने ये UCC बनाया है, क्या वो उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंतर्गत आता है? क्योंकि ये सब जो है हाई कोर्ट में सब चैलेंज होना है ना। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या जो इसका अल्ट्रा वायरस जो है वो विल बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट्स। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि इनका मतलब एक संवैधानिक स्क्रूटनी कर, मतलब जो है हम इस अर्थ में कर रहे हैं या इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि ये जो है किस सीमा तक जो है ये
संवैधानिक जो पैरामीटर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जो कानून बनता है ना, अब वो चाहे मतलब एक संवैधानिक का मतलब अमेंडमेंट का भी लॉ होता है, तो वो सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है उनको जो जुडिशल रिव्यू के पावर्स जो हैं उसमें जो है उसकी संवैधानिकता पर जो है वो विचार करते हैं। तो वो उसकी संवैधानिकता पर विचार जो होता है वो जो हमारा संविधान जो है ना, जो उसका जो स्क्रूटनी का जो टच स्टोन है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ही कि मतलब ये इट शुड बी इन लाइन विद अवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, है ना, कि इसीलिए किसी भी लेजिस्लेटिव लॉ को जो चैलेंज किया जाता है उसमें जो मुख्य आधार तो यही होते हैं कि भाई ये इट शुड बी इन लाइन विद अवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ओके, इट शुड नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, ओके, इट शुड नॉट वायलेट अवर बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर उसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें रहती है कि जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी देखी जाती है, ओके, उसमें फिर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट की गई है, उसमें क्या मतलब इलीगलिटी हुई है, ये बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं और उसके आधार पर फिर ये देखा जाता है कि मतलब इसमें कहीं मनमानी जिसको कहते हैं ना, इसमें खासकर वही जो चीज़ कि कहीं आर्बिट्रेरीनेस है, मतलब दी एब्सेंस ऑफ फेयरनेस की जो कमी है, रीजनेबिलिटी, मतलब इसमें जो है रीजनेबलनेस जो है और इसका फेयरनेस, ये इस तरह के जो ग्राउंड्स मिला के जो है वो उस पर फिर जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जैसा भी मामला हो वो इस पे निर्णय करते हैं। तो अब ये यूसीसी का जो मामला है इस पे भी बहुत सारे ग्राउंड्स पे शायद चैलेंज किया जाएगा, लेकिन हम इस पे जो है सिर्फ इसके जो मुख्य ग्राउंड है, मुख्य आधार जो है, जो मतलब जिसके आधार पर जो है इसकी संवैधानिकता को देखा जाना चाहिए, सिर्फ हम उसी पर विचार कर रहे हैं। और वो आधार रहेगा, पहला जो है वो आधार ही कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ही एक आधार आप समझ लीजिए कि कोई भी लॉ है वो इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ the provisions of the constitution. If it is contrary to the provisions of the constitution, so it may be declared invalid, unconstitutional. तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जो है यूसीसी तो संविधान में ही आर्टिकल 44 में प्रावधान दिया है, उसकी मंशा को ही दृष्टिगत रखते हुए जो है ये लॉ बना है, तो हम इसी पे विचार कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 44 जो है वो 44 क्या कहता है। आर्टिकल 44 जो है वो जो है इट इज आर्टिकल 44 मतलब ये जो हमारा संविधान का जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं। इसमें मतलब कुछ डायरेक्शंस हैं टू द स्टेट कि जब भी जो है वो स्टेट जो है वो जनहित के कार्य के लिए जब भी कानून बनाए या जो भी पॉलिसी बनाए तो उनमें वो नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगी। तो इसमें जो है आर्टिकल 44 जो कहता है कि दी स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर दी सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। ओके, तो इसमें दो वर्ड्स का ध्यान रखना है, एक तो स्टेट और दूसरा है थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। ये दो वर्ड्स आर मटेरियल टू सी वेदर दी UCC framed, legislated by state legislator, either by MP or Uttarakhand or Assam or Gujarat, are in line with constitutional direction or not. ये दो वर्ड्स की लाइट में ही हम जो है इसकी संवैधानिकता पर विचार कर रहे हैं। इसमें एक वर्ड आया स्टेट, ओके, तो आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है और उसमें जो है पार्लियामेंट भी है, उसमें आपकी जो है स्टेट लेजिस्लेचर्स भी और भी जो चीज़ें हैं। तो वो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी है, वही डेफिनेशन जो है इस मामले में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है उनके मामले में भी वो लागू होते हैं। मतलब उसमें जो दे रखा है कि जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 की है कि इसमें दे रखा कि इन दिस पार्ट मतलब 12 वाला, unless the context otherwise require
the state include the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the state and all local or other authorities within the territory of India are under the control of the government of India। और इसके बाद जो है इसमें ही ये दे रखा है कि ये पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है वो इस मामले में भी लागू होगी। तो हम फिर आते हैं अब आर्टिकल 12 पर। फिर तो उसमें 2 वर्ड्स हैं स्टेट। तो स्टेट में जो है आपकी पार्लियामेंट भी है और स्टेट लेजिस्लेचर भी है, मतलब दोनों मतलब जो है स्टेट की डेफिनेशन में। तो आर्टिकल 44 के अनुसार स्टेट की ये लायबिलिटी में तो दोनों हो जाते हैं। मतलब यूसीसी का जो एक डायरेक्शन जो है, एक जो जिम्मेदारी जो है वो जो सौंपी गई है वो स्टेट को सौंपी गई है, ठीक है। और स्टेट में हमारे जो है वो मतलब मतलब पार्लियामेंट भी है, मतलब और गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव, और इधर आपकी स्टेट में ये जो है आपकी स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट दोनों है। तो अब इसमें जो है प्रश्न उठता है कि भाई यूसीसी अभी मतलब पार्लियामेंट ने इस विषय पे कोई कानून नहीं बनाया है। अच्छा, इसके पहले आपको और बता दें कि इस यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत पिटीशंस लगी हैं, आपको पता होगा। और उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो मतलब इस पे कानून बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये पार्लियामेंट का मामला है, ये सरकार का मामला है, वो जाने। तो उन्होंने उस तरह की कोई डायरेक्शन नहीं दी। तो वो एक चीज़ ये बता रही कि सारी जो बातें जो थी वो ये थी कि पार्लियामेंट भी डायरेक्टेड टू फ्रेम यूसीसी। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि जो है ये डायरेक्शन जो है ये जो आर्टिकल के जो प्रोविजंस जो हैं उनकी लाइट में जो है क्या स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं क्या वो यूसीसी को बना सकती हैं? तो अब स्टेट की डेफिनेशन में तो ये भी है, स्टेट लेजिस्लेचर भी है, लेकिन उसके आगे जो वर्ड यूज हुआ है कि थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, है ना। तो अब आप सोचिए कि क्या स्टेट का लॉ जो है वो थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया लागू हुआ? क्या नहीं हो सकता ना। तो ओनली द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कैन बी अप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। तो ये जो डायरेक्शंस जो है आर्टिकल 44 की, इट इज फॉर द पार्लियामेंट, ओके, नॉट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो एनी लॉ तो इफ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑन यूसीसी इज contrary to the spirit, to the direction, to the provisions of Article 44 of the Constitution। क्यों कि हम बात कर रहे हैं कि उसकी यूसीसी यूनिफॉर्म। तो अब यूनिफॉर्म जो है वो कहाँ हो गया? अगर आसाम का यूसीसी अलग हो गया है ना, मध्य प्रदेश का अलग हो गया, और आपका जो है उत्तराखंड का अलग हो गया, हर राज्यों का अलग अलग हो गया। मतलब ये जो प्रोसेस जो चल रही है कि यूसीसी बाय स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये इट इज नॉट इन लाइन विद आर्टिकल 44 कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन के यूसीसी इज आर जो है वो थ्रू ऐसी होगी जो थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया लागू हो। तो वो काम उसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो जो है सिर्फ किसको है? आपकी पार्लियामेंट को है। तो इट इज ओनली आई थिंक कि वन ऑफ द ग्राउंड्स टू डिक्लेयर ऑल यूसीसी लेजिस्लेटेड बाय एमपी स्टेट, ओके, उत्तराखंड, आसाम आर unconstitutional invalid. It is only ground to declare that because it is mandate to the, it does not satisfy the requirements of UCC. UCC means law applicable throughout the territory of India. तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर को भी जो है, क्योंकि ये पूरे आपके जो मैरिज के मामले हैं और आपके ये
मतलब जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो मैटर हैं, ठीक, ये जो अपने उसमें दे रखे हैं आपके उसमें 7th शेड्यूल जो है, 7th शेड्यूल जो है उसकी एंट्री नंबर 5 में दे रखा है कि मैरिज एंड डाइवोर्स, ओके, इन्फेंट्स एंड माइनर्स, एडॉप्शन, विल्स, इंटेस्टेसी एंड सक्सेशन, जॉइंट फैमिली एंड पार्टीशन, ओके, all matters in respect of which parties in judicial proceeding were immediately before the commencement of this constitution subject to their personal law. मतलब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पर्सनल लॉ. तो वी शुड कीप वन थिंग इन माइंड कि पर्सनल लॉ और यूसीसी में भी डिफरेंट है. तो अगर जो है अब इसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट जो है, थर्ड लिस्ट जो है, उसकी एंट्री 5 में जो है पार्लियामेंट को भी कानून बनाने का अधिकार है और स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी है. तो ये लॉ यूसी से बनाने का नहीं है. ये पर्सनल लॉ पे अगर कोई स्टेट चाहे तो फ्रेश लॉ बना सकता है या जो ऑलरेडी सेंट्रल लॉ है उसमें अमेंडमेंट कर सकता है. ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, ये कॉम्पिटेंसी जो है वो सिर्फ जो है वो जो पर्सनल लॉज जो हैं उन पर कानून बनाने का जो है अधिकार पार्लियामेंट को भी है और स्टेट लेजिस्लेचर को. लेकिन सो फार एज यूसीसी इज कंसर्न, इट इज एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द पार्लियामेंट. ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन यूसीसी, नॉट एनी स्टेट लेजिस्लेचर. इट शुड बी केप्ट इन माइंड. क्यों? कि भाई ये इट इज टू अप्लीकेबल थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया. तो अब इसके जो भी कारण हों, जो ये इस तरह स्टेट प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा अब होगा क्या? अब इसमें एक जो और सबसे बड़ी जो समस्या पैदा होनी है कि भाई एक इस पे ऑलरेडी जो है जो पर्सनल लॉ पर जो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस जो हैं या सेंट्रल लेजिस्लेशन सब है. भाई पूरा आप देखिए हिंदू लॉ पे हिंदू मैरिज एक्ट हैगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट्स हैगा, ओके, आपके गार्जियन वार्ड सभी पूरे एक्ट्स हैं इस पे. और इसके अलावा मुस्लिम, जहाँ तक मुस्लिम्स पे भी अभी जो है कितने उस पर कानून जो बने हैं. अभी जो मुस्लिम मैरिज, जो मुस्लिम वुमेन राइट्स ऑन मतलब मैरिज पे जो है तलाक को लेके जो कानून बना, उसके पहले वो मुस्लिम राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन डाइवर्स, इसके अलावा द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट. तो ये सब जो है लेजिस्लेटिव लॉज हैं फ्रेम बाय द लेजिस्लेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट. और अब मतलब जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है विच मेक्स द एप्लीकेबल ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ टू फैमिली मैटर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. तो ये सारे मतलब देयर इज ए प्लेथोरा ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन पर्सनल लॉ. तो अब वो जो सेंट्रल लॉ है एक तरफ तो, और एक ये स्टेट ने बना दिया, अब इनमें कन्फ्लिक्ट होगा, है ना. तो भी हमारे संविधान में जो है वो इस प्रावधान है जो आपका जो 200 क्या है 254 आर्टिकल जो है वो ये 254 1 और 2. तो ये इसमें प्रावधान है कि मतलब जो है वो स्टेट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में नेचुरल है, कानून बना सकती है जिसपे कि सेंट्रल को भी अधिकार है. तो अब ऐसी स्थिति में अगर विरोध होता है, इफ देयर इज एनी रिपग्नेंसी लॉ मेड बाय स्टेट एंड लॉ मेड बाय दी, तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो ये जरूरी है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे जो वो लॉ बनेगा वो दैट विल गो फॉर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. तो अभी भी ये यूसीसी पे विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट. उसके बाद ही वो जो है उसमें अगर कोई रिपग्नेंसी भी होगी तो वो इट विल प्रीवेल इन द स्टेट. और फिर जो है वो सेंट्रल अगर कोई कानून बनाता है तो उस रिपग्नेंसी को जो है वो दूर कर सकता, मतलब विरोधाभास, अंतर विरोध जो होगा दो कानून में. तो अब क्या होगा, यहाँ तो रिपग्नेंसी क्या हो, तो बिल्कुल टोटली 100% रिपग्नेंसी है भैया. देयर इज ऑलरेडी प्लेथोरा ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स, ओके, क्रिश्चियंस,
तो ऐसी स्थिति में जो है ये सारे विवाद होंगे, क्योंकि भाई जो है वो जो है स्टेट को, सेंट्रल लेजिस्लेशन को जो है उसको तो मतलब जो है रिपील करने का अधिकार नहीं है ना, उसको तो वो पास नहीं कर सकते कि सब रिपील्ड किया जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में दो लॉ सामने होंगे जिनमें टकराव होगा, तो ये फिर जो है मतलब जो है कोर्ट केसेस पैदा होंगे, मतलब डिस्प्यूट्स पैदा होंगे, एंड दे विल गो टू द कोर्ट एंड देयर विल बी अ प्लेथोरा ऑफ कोर्ट केसेस। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर जो है देखिए, जो चीज़ एक तो हमने बता दिया पहले कि यूज दी प्रोसेस आर द एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग यूसीसी बाय जो है स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द not in accordance with the constitutional scheme in view of the provisions of Article 44. ओके, तो अब इसके साथ ही ये जो चीज़ आती है इसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को भी, लेजिस्लेचर की जो कॉम्पिटेंस जो है उसको भी प्रभावित करती है। मतलब द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ नो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू फ्रेम लॉ ऑन यूसीसी। आप जो है पर्सनल लॉ पे आप अलग से कोई मैरिज पे लॉ बना सकते हो, अमेंड कर सकते हो, सक्सेशन पे बना सकते हो, बट स्टेट लेजिस्लेचर्स कांट मेक लॉ ऑन यूसीसी। सो इट इज नॉट विद इन कॉम्पिटेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स टू फ्रेम लॉ ऑन यूसीसी। तो these are because in view of the provisions of Article 44, it is exclusive domain or it is exclusive direction to Parliament because it is to applicable throughout the territory of India. So, state legislatures lack in legislative competence to frame UCC. तो ये तो हो ही है। अब एक चीज़ इसकी जो हमने बताया कि जो रिपग्नेंसी वाले मामले होंगे वो चीज़ अलग होगी। अब इसके अलावा भी जो है इसमें कुछ चीज़ें हैं वो हमारे लिए जो है वो एक सहायक हो सकती है, जिसको कह सकते हैं अपन जो है कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सब्सिडियरी जो है, क्योंकि उसमें अब ये भी देखिए इसमें हुआ क्या है, एक प्रकार से तो आई थिंक इट इज़ अ मुक्री ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। तो आई नाउ थिंक इट शुड नॉट बी मुक्री ऑफ जुडिशल पावर्स। क्यों कि आप देखिए ये एक कमिटी बनाएगी। अच्छा, यहाँ एमपी में भी जो हुआ अप्रैल में जो है वो कमिटी बनी और आपके जुलाई में तो कानून बन गया। मतलब अप्रैल के बाद मई जून मतलब पूरे 2.5-3 महीने में तो वो लॉ तैयार हो गया। तो अब बताइए आप कि इतना महत्वपूर्ण यूसीसी का कानून है और आपने उसको एक आउटसोर्सिंग जिन्होंने पहले अदर राज्य में बनाया उसी की कॉपी पेस्ट कर दी। यही होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कम ज़्यादा कर दिया। तो ये इट इज़ नॉट दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट लाइक यूसीसी। मतलब जहाँ पे भाई कोई एक चीज़ तो क्या रहती है कि भाई ड्राफ्टिंग जो होता है, लॉ की ड्राफ्टिंग है उसकी स्टेज होती है, उसके बाद जो है उसमें डिस्कशन वगैरह उसकी जो कमिटीज़ हैं, मतलब विधानसभा की, संसद की जो होती है उसको चर्चा करती हैं, है ना। तो ये तो एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून है जिसपे कि पार्लियामेंट ने आज तक कानून नहीं बनाया, उस पर स्टेट्स कानून बना रहे हैं। तो ये तो मजाक है ना। और वो भी इस तरह के आपने आउटसोर्सिंग कर दिया। तो आप ये एक जो एग्जीक्यूटिव लाइबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन लाइबिलिटी एग्जीक्यूटिव की है ना, लेजिस्लेचर की है, वो आपने आउटसोर्स कर दी, मतलब एक कमिटी को दे दी। अब वो कमिटी ने जो है जो किसके क्लेमेंट्स है, अब आप इस कमिटी में कोई भी माइनॉरिटी कमिटी उसका नहीं है, और वो एक ही हेड है वहाँ की, जो क्या नाम है उनका, रंजना, सॉरी थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, हाँ सर, रंजना देसाई जो है, सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो है। तो ये मजाक है। मतलब ये इट इज़ मुक्री ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो इससे कोई पर्पस हल नहीं हो रहा है। और इट इज़ क्लियरली
इट इज क्लियरली लाइक डे लाइट के इट इज नॉट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन गिवन स्टेटेड इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इट इज ओनली वन ऑफ द ग्राउंड्स विच चैलेंज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू फ्रेम यूसीसी टू फ्रेम यूसीसी। तो ये पूरी तरीके से जो है इस ओनली ग्राउंड जो इट इज़ ओनली वन ऑफ द ग्राउंड्स। भाई देखिए क्या है, अब अभी हम इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे कि अगर सेंट्रल बना था तो क्या वो, क्योंकि इसमें और भी जैसे पॉइंट्स अगर आपके आएंगे भाई कि क्या ये इट इज़ टू अफेक्ट सेकुलरिज्म, इट इज़ टू अफेक्ट फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सो मेनी अदर ग्राउंड्स, है ना। बिसाइड्स दी इसमें जो भी प्रोसीजरल लैप्स जो हैं, कंसिडरेशंस जो हैं, डिबेट्स वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सबको छोड़ दो आप। तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे आई जाइए, कन्फाइंड टू आर्टिकल 44 विच गिव्स एक्सक्लूसिव डायरेक्शन टू पार्लियामेंट। हालांकि इसमें कोई पार्लियामेंट शब्द का उल्लेख नहीं है, पर स्टेट वर्ड है ना, स्टेट में पार्लियामेंट है, लेकिन जो वो वर्ड आया थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, तो इट जो है वो उसको क्वालिफाई करता है, इसको स्टेट को, मीन्स पार्लियामेंट। तो ये पूरी तरीके से जो है जो ईसीसी बनाए एमपी का हो या किसी की भी हो, ये सब आर कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन इन व्यू ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।